हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। आज हम दोबारा आपके सामने एक नई भर्ती लेकर आए हैं और ये जो नई भर्ती रहने वाली है किस विषय पर रहने वाली है और ये भर्ती कहाँ होने वाली है, इन सभी चीज़ों की जानकारी या सभी चीज़ों की डिटेल आपको वन बाय वन मिलेगी हमारे इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं डिटेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं आज इस भर्ती की, ये वो जो भर्ती रहने वाली है, भर्ती आपका आईटीबीपी के अंदर रहने वाली है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर रहने वाली है। और आईटीबीपी के अंदर अब ये ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी है तो मतलब उसमें हमें बंदूक ही चलानी है, इस तरीके से काम करना है। लेकिन आज ये जो भर्ती है आपका आईटीबीपी के अंदर निकाली गई है, शिक्षक भर्ती निकाली गई है। कौन सी भर्ती निकाली गई? शिक्षक भर्ती, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की भर्ती निकाली गई है। ठीक है, मतलब यदि आप का जो शिक्षक बनने का सपना है, अगर आप वो देश सेवा रहते हुए करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक शिक्षक या आप एक देश सेवा करते हुए आपका शिक्षक बनने का सपना इस भर्ती से पूरा हो सकता है ना। तो ये चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं और क्या क्या इसमें मांगी गई हैं चीज़ें, कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं जिसमें मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट और नेपाल और भूटान के भी कुछ कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, सभी चीज़ें हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस फॉर्म की, तो ये फॉर्म जो भरा जाना है आपका ऑनलाइन मोड से भरा जाना है। अगर हम बात करें इस फॉर्म की, ये जो फॉर्म भरा जाएगा आपका ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन होने वाला है वो 7 तारीख से ओपन होने वाला है। 7 तारीख से ओपन हो चुका है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट, और क्लोज होने की जो डेट है इसकी 5 अगस्त है, 5 अगस्त रहने वाली है। ठीक है, तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लिए आप इसके फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबल हैं या नहीं है, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट रहने वाली है हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की, वो 112 रहने वाली हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जनरल की बात करें, अनरिजर्व की बात करें, मेल के कैटेगरी में, तो उसमें 37 पोस्ट हैं मेल की और 6 पोस्ट हैं किसकी, फीमेल की। ठीक है, एससी की 15 हैं आपका, एसटी की 7 हैं आपका मेल में, और 24 हैं आपका ओबीसी में, 13 हैं आपका ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में अनरिजर्व आपका 6 हैं, एससी में 3 हैं, 1 एसटी है, 4 ओबीसी हैं और 2 आपका ईडब्ल्यूएस है। ठीक, और टोटल मिला के ये जो पोस्ट है मेल के लिए 96 हैं और फीमेल के लिए कितनी है, 16 पोस्टें हैं। ठीक है, याद रहेगी। और टोटल पोस्टें कितनी हैं आपका, 112 पोस्टें हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और साथ साथ अपने देश सेवा भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चीज़ों को समझते हैं। इतना आप सभी को पता चल चुका है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 112 हैं, पुरुषों के लिए 37 रहने वाली हैं अनरिजर्व में, और महिलाओं के लिए 6 रहने वाली हैं। अगर हम टोटल बात करें पुरुषों की, वो टोटल पोस्ट 96 हैं और महिलाओं के लिए टोटल पोस्ट 16 हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो वैकेंसी हैं ये बढ़ घट सकती हैं, टेंटेटिव से हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इस चीज़ों को भी ध्यान देंगे। ठीक है, और आईटीबीपी को एक अधिकार होता है कि भर्ती को कैंसिल भी कर सकता है या आगे बढ़ा भी सकता है नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें डिटेल कहते रहते हैं, है ना। और 10% वैकेंसी जो रिजर्व है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, इसका भी ध्यान देंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी रिजर्वेशन वगैरह, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की जितने भी आपका रिजर्वेशंस होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे जैसे जैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वही बात है, बाकी ओबीसी अगर आप कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल पुराना आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ना हो, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, और बात करें आपका पे अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस की, पे स्केल और अदर अलाउंस की, तो ये जो आपका पे स्केल है वो रहने वाला आपका लेवल 4 का पे मैट्रिक्स, जिसमें सैलरी आपका जो रहने वाली है 25,500 से 81,100 के बीच रहने वाली। ठीक है, और 7th पे कमीशन के अनुसार ये आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जिसमें आपका डीए भी होगा, राशन मनी भी होगा, सभी चीज़ें जितना आपको एक सिपाही को या एक हेड कांस्टेबल को मिलती है वो सभी अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें आपको जो पेंशन स्कीम होगी वो आपका न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आप आएंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे। और जितनी भी सारी जो सुविधाएं हैं वो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो कर्मचारी हैं उनको मिलती है, सेम उसी तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें, वो चीज़ देखेंगे।
एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें या एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल की उम्र के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार डिग्री होनी चाहिए आपका किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसके समकक्ष या साइकोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, डिग्री हो आपका, चाहे बीए किया हो आपने, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएससी किया हो, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए ऑफ टीचिंग, बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट या उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास हो। ठीक है, बीएड आपके पास हो, बीएड की डिग्री मांगी गई है। सीटेड यूटेड कोई नहीं कहा गया है, लेकिन ओनली आपके पास खाली बीएड होना जरूरी है। ठीक है। अगर कट ऑफ डेट और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उसमें कहा गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न अर्लियर 6 अगस्त 1999, 1999, 6 अगस्त 1999 से पहले का कैंडिडेट ना हो, और 5 अगस्त 2004 के बाद का कैंडिडेट ना हो, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ है आपको पता है, वही मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी SC ST के लिए जो भी आपका रिलैक्सेशन है एज में, वो आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आगे होंगी आपको। ठीक, जैसे हमने बात करी थी OBC की कि 3 साल पुराना ना हो आपके पास सर्टिफिकेट, और SC ST OBC की बात करें तो उनके पास भी अपना सर्टिफिकेट हो और ज़्यादा पुराना ना हो, उसमें 3 साल तक चल सकता है ना, ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन में हम कहेंगे SC ST को जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है 5 साल का मिलने वाला है, OBC को जो मिलने वाला है वो 3 साल का मिलने वाला है। NCL मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, है ना, इस बात का ध्यान देंगे। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल को 3 साल का मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन OBC को 3 साल का तो मिलेगा, साथ में 3 साल का अपने OBC कैटेगरी, टोटल 6 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन SC ST को टोटल 8 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इस बात का ध्यान देंगे। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, ITBP के ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इस बात का ध्यान देंगे। और जिनके चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन, जो 1984 दंगों में मारे गए और जो गुजरात दंगों में मारे गए, अनरिजर्व के लिए 5 साल का, OBC के लिए 8 साल का और SC ST के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन की डिटेल है, ये डिटेल मैं आपका अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ को देख लीजिएगा 1 बाय 1। बाकी चीज़ें जो एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड है, बाकी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं EWS की। EWS सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी हो अपना सर्टिफिकेट हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगा, आपका रिलैक्सेशन मिलेगा किसमें, इस भर्ती में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगे गए हैं इसमें देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है आपसे, जो आपका कैंडिडेट है उनकी मेल कैंडिडेट की जो हाइट रहने वाली है 170 रहने वाली, फीमेल की 157, और चेस्ट की अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की जो बिना फुलाए 80 है और फुलाकर 85 होनी चाहिए। और इसमें लिखा भी है कि फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा जितने भी हैं उनके लिए जो हाइट रहने वाली है 165 रहने वाली है, और फीमेल के लिए 155, और चेस्ट जो है फुलाकर आपका ओनली मेल के लिए 80 आपका अनएक्सपेंडेड है और एक्सपेंड करके 85 है। ठीक है, तो जितने भी कैटेगरी के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए हाइट का रिलैक्सेशन है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, आगे बात करते हैं अगर SC ST की। ST इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागाज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो आपका हाइट रहने वाली है 162.5 रहने वाली है, और वुमेन के लिए जो है 154 रहने वाली है। ठीक है, अगर पुरुषों की चेस्ट की बात करें तो 77 और एक्सपेंडेड होकर 82 रहने वाली, इस बात का ध्यान देंगे। वेट जो होगा आपके हाइट की कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, और इसमें लिखा है कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अवे रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट, अगर किसी को हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई गढ़वाली या कुमाऊनी व्यक्ति है या गोरखा कोई व्यक्ति है तो उसके पास कुमाऊनी गढ़वाली का हाइट रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स हिल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास पूरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे बात करेंगे इसके टैटूज़ की। टैटूज़ का भी इसमें कंडीशन दी हुई है, इस चीज़ को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है, इस बात का ध्यान देंगे। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है ना। इस वेबसाइट में आप कहाँ से भी जा सकते हैं, सरकारी रिजल्ट आप ओपन करिए, सरकारी रिजल्ट में लिंक मिलेगा आपको ITBP एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भर्ती है वहाँ जाके भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, और सभी इन्फॉर्मेशन अपनी सही भरें, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं आप, जनरल आते हैं, SC आते हैं, ST OBC आते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये रहने वाली है ओनली जनरल के लिए। बाकी अदर हम कैटेगरी की बात करें तो अदर कैटेगरी में जैसे आपका हम कह सकते हैं
चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे फीमेल हो या एक्स सर्विसमैन हो, उनको फीस में छूट है, उनको कोई भी फीस जमा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, SC ST महिलाएं जो हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन हैं, उनको फीस पे नहीं करनी है, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें नोट भी कहा गया यदि एक बार फीस आपने सबमिट कर दी है तो उसके बाद आप फीस पे वापस आपको नहीं मिलेगी, रिफंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है ना। और जो दोनों क्वालिफाई कर लेगा, चाहे वो PET हो चाहे वो PST हो, दोनों क्वालिफाई करने के बाद ही आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो तब आप उसके लिए क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आपका इस ITBP की जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, बाकी अगर हम बात करें PET की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है, तो उसमें ध्यान देंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो 7.5 मिनट में आपने पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 11 फीट 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप की अगर हम बात करें तो 3.5 फीट, उसमें आपको 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रेस लगानी है, वो भी 4.5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 9 फीट होना चाहिए, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप की अगर बात करें तो 3 फीट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड PET शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। इस PET के लिए आपको कोई भी मार्क्स अलाउड नहीं किए जाएंगे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, ओनली आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो यहीं से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा आप, है ना। और फिजिकल स्टैंडर्ड PST की बात करें तो PST में आपसे कहा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मीन्स आपका जो भी हाइट, चेस्ट, वेट है वो सभी चीज़ें आपकी मेज़र की जाएंगे यहाँ पर, है ना, PST के अंदर। और जो इसमें भी क्वालिफाई नहीं करेगा वो भी आउट हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको कंप्लीट करनी है। और अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की ओनली मेजर्ड बाय फीमेल स्टाफ, ओनली फीमेल स्टाफ द्वारा ही इनका फिजिकल स्टैंडर्ड मेज़र किया जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, मेन चीज़ें हैं आपके पास। अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे या PET जिसका क्वालिफाई होगा वही क्या करेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। और जिसका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो आपका ITBP की वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, मल्टीपल चॉइस पेपर रहने वाला है, OMR बेस्ड भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस में। बाकी वो आपको IU की वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएगा कि कैसा एग्जाम होना है ना। इस बात को ध्यान देंगे। अब इस पेपर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ आपको तैयार करनी है रिटर्न एग्जाम के लिए। अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करें तो इसमें आपका जनरल हिंदी रहने वाला है ना। सबसे पहले आपका इसमें जनरल हिंदी रहने वाला है। अगर हम जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, आपका जनरल अवेयरनेस बाइलैंग्वेज रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग बाइलैंग्वेज रहेंगे, और साइकोलॉजी रहने वाली है। ठीक है, सभी क्वेश्चन सभी पार्ट्स में आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन साइकोलॉजी बाइलैंग्वेज में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें साइकोलॉजी के सिलेबस की, साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसके अगर टॉपिक्स की हम बात करें तो सभी BEd कैंडिडेट्स होंगे तो आपके थोड़ा आसान होगा साइकोलॉजी पढ़ना। साइकोलॉजी पढ़ी भी है आपने। जनरल साइकोलॉजी की बात करें, ये सभी पढ़ा हुआ है हमने। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सीटेट का ही सिलेबस है आपका। पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स अपने पढ़े हैं। प्री जजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सब पढ़ा है। हाँ, ये 3 चीज़ें आपको थोड़ा नहीं मिलेंगी। आपका साइकोपैथोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन इन दोनों पार्ट्स में रहने वाले हैं आपके। बाकी ये 15-15 और 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स ये 60 का रहने वाला है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, आंसर की का कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्लेम करे कुछ करे दोबारा से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आंसर की निकलेगी और उसी में सब आप देख पाएंगे कि कितना कितना है। ठीक है, अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने लाने हैं। अगर हम अनरिजर्व्ड, EWS और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 65% आपको लेकर आनी है कम से कम। SC ST OBC के लिए 33% आपको कम से कम मार्क्स लेकर आने हैं, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ है। मेरिट लिस्ट तो यही है। मेरिट लिस्ट सभी आपका क्या कहते हैं हम सभी कैटेगरी वाइज बनाई जाएंगी, है ना। कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट होगी, उस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, और वेरिफिकेशन तो बात का होगा जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट्स इसके वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद उसका मेडिकल होना है, और मेडिकल होने के बाद फिर आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, जो उसमें भी क्वालिफाई कर जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी आपको
मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी आपकी, और जब जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तब जब आपको क्या करना है, ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। तो जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं अपनी शिक्षा के साथ साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा तो ये सभी से अनुरोध है कि जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं वो जरूर अप्लाई करें इस भर्ती में, और जो इस फिजिकल मानकों को पूरा करते हैं और जो इस एज के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए आईटीबीपी में, और विश यू गुड लक। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बने रहेगा साथ हमारे। ओके।